हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आज हमारा ऐसे पावर पैक सीरीज का थर्ड लेक्चर है जिसमें हमारा सेकंड टॉपिक आज ऐसे का है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़ एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ऐसे का टॉपिक। सबसे पहले हम सिलेबस छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल इश्यूज आज इस पार्ट से हमने टॉपिक लिया हुआ है और हम आगे अब ये देखेंगे कि इस टॉपिक से साथ साथ और भी कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग स्टेट पीएससीज में जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश या अदर रीजन्स के आ चुका है, तो उसमें भी हमको एक हेल्पफुल इंसाइट मिल जाएगा। तो जैसे कि नेचुरल वेल्थ ऑफ छत्तीसगढ़, माइनिंग पॉलिसीज, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, रोल ऑफ मिनरल रिजर्व्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, economic potential of coal and iron reserves, impact of industrial policies, development displacement, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इट्स इफेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन से भी हम इंसाइट इसमें ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो जो स्ट्रेटेजी की हमने पहले बात की थी कि 3 आवर का पेपर है, 4 क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने हैं, तो 45 मिनट्स ईच क्वेश्चन के लिए हमको मिलेगा। तो 5 से 10 मिनट्स हम स्ट्रक्चरिंग में देंगे। तो स्ट्रक्चरिंग में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपने हेडिंग्स डिसाइड कर लेंगे एक रफ में। इंट्रोडक्शन है, छत्तीसगढ़ एक नेचुरल रिसोर्स का रिच स्टेट है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या क्या है स्टेट में इंडस्ट्रीज के, क्या चैलेंजेस या क्या बॉटलनेक्स जो हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, क्या सॉल्यूशंस और रिकमेंडेशंस हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, और कंक्लूजन। तो इस तरीके से हम अलग अलग पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लेंगे ऐसे राइटिंग से पहले विद इन 5 to 10 मिनट्स, सो दैट क्या होगा कि हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऐसे को अपने बिना किसी रुकावट के लिख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स जो मेरे ऐसे राइटिंग से पहले मैंने अपने स्ट्रक्चर में लिखे हैं, तो उसको आप एक बार रेफरेंस दे सकते हैं। तो क्या होगा कि आप अपने जब खुद के पॉइंट्स बनाएंगे तो आपको एक हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से पॉइंट्स मैंने दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ नेचुरल रिसोर्स रिच स्टेट है, तो वहाँ पे कोल, एल्यूमिनियम, लाइमस्टोन ये सब का रिजर्व बहुत ज़्यादा है। और फॉरेस्ट कवर भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। नॉन फॉरेस्ट वुड प्रोडक्ट्स भी हैं, वाटर रिजर्व्स, एग्रीकल्चर लैंड फर्टाइल है। इंडस्ट्रीज में माइनिंग कंपनीज, स्टील, थर्मल पावर प्लांट्स, एल्यूमिनियम एंड पावर सेक्टर्स वी कैन सी। And what are the challenges we are facing? So health issues, lack of skilled laborers, environmental impact, social inequality, transport infrastructure, and land acquisition we can see. And solutions और recommendations की बात करते हैं, तो क्या क्या solutions हमको इस सब challenges को ओवरकम करने के लिए होगा। जैसे कि न्यू पॉलिसी की हम आगे बात करेंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एफडीआईज की लैंड परचेज में क्या क्या चीजें सब्सिडीज मिल रही हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, वुमेन एम्पावरमेंट, जनरल जेंडर इक्वालिटी, आईटी हब इनिशिएटिव, सब्सिडीज। तो अलग अलग पॉइंट्स को हम जॉट डाउन कर लेंगे, जिसमें क्या होगा कि हम आगे आने वाले ऐसे में हम स्ट्रक्चर्ड वे में उसको लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऐसे का टॉपिक। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ जो है एक बहुत ही सेंटर, ऐसा पता है आपको कि सेंटर ऑफ द कंट्री है और ज्योग्राफिकली भी बहुत स्टेबल्ड, ज्योग्राफिकली भी बहुत स्टेबल लोकेशन में है। यहाँ पे नो अर्थक्वेक्स, नो फ्लड्स, और इन्वायरमेंटली भी बहुत स्टेबल है। जिससे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए बहुत ही एक बहुत ही अच्छा सेटअप आपको मिलता है एज पर द इन्वायरमेंट, एज पर द फिजिकल ज्योग्राफी हम देखें तो बहुत अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज, ये सब जो है मेन इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ ऑल्सो प्लेज अ पाइवटल रोल इन द कंट्रीब्यूशन द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। और रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे मिनरल्स मिनरल्स बहुत सारे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, और इस ऐसे में हम आगे क्या बात करेंगे, इंट्रोडक्शन में हम इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्रीज और छत्तीसगढ़, चैलेंजेस फेसेस, स्टेप्स टेकन फॉर द फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स। तो इंट्रोडक्शन को हम इतना ब्रीफ में लिख के आगे बढ़ सकते हैं। फिर इंट्रोडक्शन में हम कुछ कोट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं।
कुछ कोट्स इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किया है, जैसे कि नेचर प्रोवाइड्स अ फ्री लंच बट ओनली इफ वी कंट्रोल अवर एपेटाइट्स। बहुत ही अच्छा कोट है। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन नीड्स बट एवरी मैन ग्रीड्स। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, वो हमारे नीड को तो फुलफिल करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जैसे ही हमारी लालच बढ़ती है तो वो डिसबैलेंस कर देता है हमारे इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को। और क्या होता है कि बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज हमको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज हम को ध्यान में रखना है कि नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल उस कंट्रोल्ड वे में करना है कि जिससे हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो जाए और इन्वायरमेंट भी बचा रहे। तो और भी हमारे कोट्स हैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए रखा हुआ है, आप इसको पढ़िएगा जरूर। फिर आते हैं कि छत्तीसगढ़ रिसोर्स रिच स्टेट कैसे है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एबुंडेंस ऑफ मिनरल्स हैं, मिनरल्स बहुत सारे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कोल की, तो 21% ऑफ इंडिया टोटल कोल रिजर्व्स, तो वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया। जैसे कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया। तो यहाँ पे आपको एसईसीएल की माइंस, बहुत सारी आपको कोल माइंस मिल जाएंगी। अब आयरन ओर की बात करते हैं तो 18% मीन्स 1/5 ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन जो आयरन ओर का, वो छत्तीसगढ़ में होता है। जैसे बस्तर एरिया हो गया, कांकेर, राजनांदगांव, तो यहाँ पे आयरन ओर का भी बहुत ज्यादा अबंडेंस है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम ओर का भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, 15% इंडिया का टोटल प्रोडक्शन होता है। लोकेशंस देखें तो हम सरगुजा, कोरबा, जशपुर और कांकेर। तो ये चीजों को आप याद रखिएगा। इस तरीके से हम अलग अलग मिनरल्स के बारे में भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ जॉट डाउन किया हुआ है। और टिन टिन के बारे में आप जरूर याद रखिए। टिन जो है कि ओनली स्टेट इन इंडिया विद टिन प्रोडक्शन, इंडिया का ओनली स्टेट है छत्तीसगढ़, यहाँ पे 35% ऑफ इंडिया टोटल रिजर्व ये टिन में है। लेकिन ओनली स्टेट इंडिया विद टिन प्रोडक्शन अभी तक बस्तर दंतेवाड़ा रीजन में होता है। और लाइमस्टोन और डोलोमाइट का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है छत्तीसगढ़ में। तो ये डेटा आप फ्लो चार्ट के थ्रू भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा अपने ऐसे में, और अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो और भी हम रिसोर्सेज, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया, छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट एरिया 44.2% ऑफ जो लैंड है, 44.2% जो लैंड है ज्योग्राफिकल एरिया का, वो फॉरेस्ट एरिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो कौन कौन सी की फॉरेस्ट है, जैसे बस्तर रीजन में आपको डेंस ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएगा। सरगुजा रीजन में साल, टीक, बैम्बू फॉरेस्ट ज्यादा है। दंडकारण्य फॉरेस्ट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल रिच फॉरेस्ट है। जैसे कि इंद्रावती नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, कांगेर वैली नेशनल पार्क, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट को भी आप इसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बात करते हैं रिवर्स की छत्तीसगढ़ में, तो दो मेजर रिवर्स, महानदी और इंद्रावती। और महानदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लाइक हसदेव, शिवनाथ एंड जोंक रिवर, आरपा और खारून भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी आपको यहाँ पे इनकी ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं। महानदी बेसिन जो है वो कवर करता है 75% छत्तीसगढ़ का एरिया, 75% महानदी बेसिन कवर करता है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं छत्तीसगढ़ में, इसको आप ब्रीफ में इस पॉइंट में इनकॉर्पोरेट करके, कि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत अबंडेंस है, तो इसके साथ साथ अब नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो इंडस्ट्रीज भी आएंगी। तो देखते हैं कि इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं छत्तीसगढ़ में और उसके डेवलपमेंट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख पाते हैं कि स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज, जैसे भिलाई स्टील प्लांट, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, जिंदल है, गोदावरी है। फिर उसके बाद पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज में एनटीपीसी, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। और सीमेंट इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो एसीसी, अल्ट्राटेक, तो सीमेंट में भी बहुत इंडस्ट्रीज हैं। फिर माइनिंग इंडस्ट्रीज में भी एनएमडीसी, सीसीएल, बाल्को, सीएमडी, अडानी, तो ये सब इंडस्ट्रीज हैं। एल्यूमिनियम में बाल्को है, बाल्को जो है आपका एक वेदांता का सब्सिडरी है, वेदांता का। नेक्स्ट एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में भी छत्तीसगढ़ अच्छा कर रहा है, रेज, राइस, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स में।
और हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटन इंडस्ट्रीज भी फ्लरिश हो रही हैं, जैसे बेल मेटल क्राफ्ट्स, टेराकोटा, ट्राइबल ज्वेलरीज एंड टेक्सटाइल्स। तो जिससे क्या है कि लोकल लोकल पीपल्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, आर्टिशंस को भी सपोर्ट मिलता है। तो ये इंडस्ट्रीज जो हैं छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट आ रहा है। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारे, हम इस पॉइंट पे ध्यान देंगे कि चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस टू अचीव द इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ सच नेचुरल, इतना नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बाद भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री डालने के लिए हमको लोगों को, जैसे मान लीजिए माइनिंग इंडस्ट्री है, कोई भी माइनिंग हमको खोलना है, तो हमको लैंड चाहिए, तो लैंड चाहिए, जो पीपल वहां रह रहे हैं उनके लाइवली उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा वहां से। तो क्या होता है कि उनका लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो जाता है। अब वो कल्चरली सोशली वहां से उस लैंड से अटैच्ड है, बहुत सालों से उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर रह रहे हैं, तो वो कम्युनिटी डिस्प्लेस होती है, तो उनका लाइवलीहुड और कल्चर लॉस होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको वहां से डिस्प्लेस कर पाना, उनको समझा पाना, तो ये बड़ा मुश्किल जॉब हो जाता है। अब उसके साथ साथ क्या होता है कि माइनिंग हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, तो पॉल्यूशन इन हैंड वो इंडस्ट्रीज के साथ आता है। तो जैसे सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, तो ये सब चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं। तो इसको भी मिटिगेट करना है, तो आगे हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। आप ये सब पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने ऐसे में। हेल्थ इश्यूज हैं, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, इससे भी जूझना पड़ता है। सोशल इनइक्वालिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज मार्जिनलाइज्ड हैं, लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज, ये सब चीजें हैं। तो लोकल पॉपुलेशन को उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज यहाँ जैसे मान लीजिए आयरन ओर है, सेल है, तो आयरन ओर को उसको स्टील स्टील रोल्स में कन्वर्ट करते हैं। आयरन ओर है, स्टील मेक किया, अब स्टील बना के उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट छत्तीसगढ़ में नहीं बन पाता, तो एक्सपोर्ट कर दिया हमने, तो आ, हमारा और जो है वो वैल्यू क्रिएशन नहीं हो पाता है। वही चीज हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, जब मैन्युफैक्चर होके वही स्टील का यूज होके कोई प्रोडक्ट्स बन के आते हैं तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सच वो सोशल इनइक्वालिटीज फिर हमको उससे देखनी पड़ती, वो जूझनी पड़ती है। अब बायोडायवर्सिटी लॉस, डिफॉरेस्टेशन होता है तो बायोडायवर्सिटी लॉस, हसदेव एरिया में हम ये मेजरली देख पा रहे हैं। वाटर रिसोर्स का भी डिप्लीशन होता है। ओके, इंडस्ट्रीज हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, रिवर्स में डाल दिए जाते हैं, पोन्ड्स में डाल दिया जाता है, तो क्या होता है कि वाटर रिसोर्सेज भी डिप्लीट होते हैं। और रेगुलेटरी एंड पॉलिसी चैलेंजेस, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत टाइट स्ट्रिक्ट, इंस्पेक्टर राज बहुत ज्यादा है। तो इंस्पेक्टर राज रहेगा, अगर ये सब चीजें रहेंगी तो वो छत्तीसगढ़ में आने से कतराएंगी। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंस्पेक्टर राज है, तो वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर पाएगा। तो ये चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं। इतना अबंडेंस नेचुरल रिसोर्स होने के बाद भी इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं कि सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस, कि जैसे मान लो जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो हम ग्रास रूट लेवल में डस्ट सेपरेशन और ये सब चीजें यूज करके, और मेजरली हम ट्री कवर लगा के, है ना, एफॉरेस्टेशन करके, तो माइनिंग को भी हम सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो रिक्लेमेशन करके, ये सब चीजें करके हम माइनिंग प्रैक्टिस को सस्टेनेबल कर सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चालू करके, और ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि वन बंधु कल्याण योजना, these type of programs, these type of initiatives will help to overcome the challenges we are facing. So next हम आते हैं कि ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, जैसे डिजिटली टेक्नोलॉजिकली जो पीछे हो चुके हैं, कुछ जो लोकल पीपल्स हैं उनको कनेक्ट करना। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, अगर हम रिगरस EIA करेंगे, तो जो भी इम्पैक्ट्स हमको दिखने वाले हैं इस इंडस्ट्रीज के आने आने से, तो उसको मिटिगेट करने के लिए भी हम एक क्रूशियल स्टेप्स उठा पाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट का इंटरशिप पार्टनरशिप करके, फॉरेस्ट राइट प्रोटेक्शन करके, तो ये सब स्टेप्स लेके हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें आप अपने पॉइंट्स भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक मेजर पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2030 का एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आई है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी।
जिसमें ये स्पेशल प्रोविजन है कि जो भी नक्सल्स हैं, जो सरेंडर कर देते हैं, या वुमेन है, या थर्ड जेंडर कम्युनिटी है, इनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी। वो अपना बिजनेस खोलते हैं, वो अपना स्टार्टअप चालू करते हैं, तो उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, उनको लोन दिया जाएगा, इजी लोन्स। अब सेकेंड टारगेट इसमें यह है कि उनका विजन क्या है कि अमृत काल, छत्तीसगढ़ विजन 2047 जो आने वाला है, तब तक ये पॉलिसीज को पूरा इनकॉर्पोरेट करके हमको उस छत्तीसगढ़ को एक इंडस्ट्रियल डेवलप्ड स्टेट बनाना है। और थर्ड पॉइंट है ट्रांसफॉर्म छत्तीसगढ़ इनटू हब ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फिर उसके बाद आता है कि उद्यम क्रांति योजना, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो यूथ को क्या है कि इस उद्यम क्रांति योजना के थ्रू सब्सिडाइज रेट पे लोन प्रोवाइड करना। एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री है या प्राइवेट कंपनी है, वो इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहता है, इंडस्ट्रियल एरिया, तो मिनिमम 15 एकड़ लैंड अगर उसको जरूरत है, तो क्या होगा कि 30% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी उसको। 30% इन्वेस्टमेंट की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, और फुल एग्जम्पशन दिया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी मीन्स जैसे मान लीजिए हमने लैंड परचेस किया, लैंड जब परचेस करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को हमको स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। ओके, सो स्टाम्प ड्यूटी 100% रिबेट। ओके, देन डाइवर्जन फीस मींस जैसे मान लीजिए कृषि भूमि है, तो कृषि भूमि से उसको डाइवर्ट करा के हमको कमर्शियल बेसिस में करना है, तो उसमें फीस लगता है, तो उसका भी 100% वेवर हो जाएगा। तो इस टाइप के इनिशिएटिव्स, इस टाइप के इंसेंटिव्स जो लाया गया है, पॉलिसीज में चेंजेस किए गए हैं, तो उससे क्या है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो अभी प्रिफर करती थी कि हम गुजरात, है ना, महाराष्ट्र, यहाँ जाएंगे, तो वो अब छत्तीसगढ़ में भी आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ छत्तीसगढ़ में भी डेवलपमेंट होगा। और आईटी सेक्टर, एआई सेक्टर्स, इन सब की कंपनीज को भी अप्रोच करना है। तो ये एक सॉल्यूशन रिकमेंडेड, हम कंसाइज वे में अलग अलग पॉलिसीज गवर्नमेंट की और भी अपने पॉइंट्स इंकॉर्पोरेट करके लिखेंगे, तो बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्टफुल ऐसे आपका तैयार होगा। फिर आता है लास्ट लास्ट की कंक्लूजन। हमने चैलेंजेस की बात कर ली, सॉल्यूशंस की बात कर ली, और अब हाँ आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम ये देखेंगे कि जैसा कि हमने कल भी बात किया था, कंक्लूजन एक बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से आपको लिखना चाहिए, जिसमें हम शुरुआत में उसका थोड़ा सा चीजों को बताएंगे कि जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, दे कैन बी डबल एज स्वॉर्ड, वो दो धारी तलवार की तरह हो सकता है, क्योंकि इमेंस पोटेंशियल तो है डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन इन्वायरमेंटल और सोशल चैलेंजेस भी फेस करने को मिलते हैं। ओके, सो हमको उन पे बैलेंस बना के काम करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन दोनों करने हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना है और इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन भी करना है। तो उसके लिए सस्टेनेबल माइनिंग करना है, कम्युनिटी वेलफेयर की बात करना है, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। तो ये सब स्टेप्स उठा के हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ स्टेट के पर्सन, पीपल और टूरिज्म, इसमें टूरिज्म के लिए भी एक अच्छा चांस होगा। तो चलिए, आज का ये सेशन यहीं खत्म होता है। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। थैंक यू। तो एट लास्ट यही बोलना चाहूंगा कि डू नॉट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। तो आज से ही, जैसे 3 लेक्चर आज कंप्लीट हो गए हैं, तो आज आप क्या करिए कि अपने खुद से एक ऐसे टॉपिक उठाइए, उसका स्ट्रक्चर बनाइए 5-10 मिनट, या तो अगर आपको नहीं लगता है तो आप पहले उसके कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लीजिए, आप वो पढ़ लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। तो स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बना के आप आधे घंटे 35 मिनट्स में एक बहुत अच्छा ऐसे लिख के तैयार होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आसान होती चली जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर अवश्य ही अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।